आज हम पढ़ेंगे मुगल वंश। और मुगल वंश के अंदर बाबर हमने पढ़ लिया है। बाबर के पश्चात में मुगल वंश का शासक बनता है 1530 ईस्वी के अंदर हुमायूं, जो बाबर का ज्येष्ठ पुत्र होता है। बाबर के पश्चात में शासक कौन बनेगा? हुमायूं। हुमायूं का टाइमिंग होता है 1530 से लेकर के 1540 ईस्वी। 1530 के अंदर यह शासक बनता है, 1540 ईस्वी तक रहता है। लेकिन हुमायूं भारत के अंदर 2 बार शासक बनता है। 1540 ईस्वी के अंदर शेरशाह सूरी इसे युद्ध में हरा देता है, जिस कारण यह सिंध चला जाता है तथा पुनः यह भारत के अंदर स्थापना करता है 1555 ईस्वी और 1556 ईस्वी तक शासक रहता है। तो हुमायूं ने 2 बार भारत के अंदर सत्ता स्थापित की थी। पहली बार तो बाबर की मृत्यु के पश्चात तुरंत शासक बना 1530 में और 1540 तक रहा। फिर 15 वर्ष तक ये सिंध प्रांत के अंदर रहा था और 1555 से वापस भारत के अंदर इसने सत्ता स्थापित की और 1 वर्ष तक ये जीवित रहा था। फिर 1556 के अंदर इसकी मृत्यु हो जाती है। दीनपनाह महल जो इसी ने दिल्ली में बनाया था, उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरते हुए हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। तो स्टार्ट करते हैं हम हुमायूं से संबंधित पर्सन, इसके द्वारा किया गया संघर्ष, कौन कौन से इसने कार्य जो असफलता वाले किए थे वो सब सारा अध्ययन करेंगे हम हुमायूं के। तो सबसे पहले कि हुमायूं का वास्तविक नाम क्या था? हुमायूं का वास्तविक नाम, तो हुमायूं का वास्तविक नाम था गयासुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। कि हुमायूं का वास्तविक नाम क्या था? तो गयासुद्दीन मोहम्मद हुमायूं हुमायूं का वास्तविक नाम। इसका जन्म कब हुआ? तो जन्म हुआ था हुमायूं का 1508 ईस्वी। फिर बात करें कि इनकी माता का नाम क्या था? तो हुमायूं की माता का नाम था महामा बेगम और पिता बाबर थे। तो माता का नाम महामा बेगम। शासक कब बने थे, यानी दिल्ली की ये राजगद्दी पर कब बैठे? तो 30 दिसंबर 1530 ईस्वी के अंदर शासक। और इनका राज्याभिषेक कहां पर हुआ था? तो आगरा के अंदर हुआ। कि हुमायूं का राज्याभिषेक कहां पर हुआ? तो हुमायूं का राज्याभिषेक आगरा के अंदर हुआ था, जबकि इनका जन्म काबुल के अंदर हुआ था। कि हुमायूं का जन्म कहां पर हुआ था? तो जन्म तो हुआ था काबुल के अंदर और राज्याभिषेक आगरा के अंदर होता है। जैसे ही हुमायूं शासक बनते हैं तो ये अपने साम्राज्य का विभाजन कर देते हैं और साम्राज्य का विभाजन अपने भाइयों के अंदर बांट देते हैं। उदारता का प्रमाण देते हैं, क्योंकि जब बाबर की मृत्यु होती है तो बाबर मृत्यु से पहले हुमायूं से कहता है कि इस मेरे साम्राज्य को अपने भाइयों के अंदर बांट देना, और वही कार्य करता है हुमायूं, अपने भाइयों के अंदर अपने साम्राज्यों को बांट देता है। और यही इसके असफलता का कारण होता है, क्योंकि बाद में इसे जगह जगह पर भटकना पड़ता है। तो अब ध्यान रखना, हुमायूं के पहली बात तो ये कि हुमायूं के भाई बहन कितने थे? तो हुमायूं के 3 भाई थे और 2 बहन थी। तो 3 भाई कौन से थे? एक का तो नाम था कामरान और एक का नाम था अस्करी, एक का नाम था हिंदाल। कि हुमायूं के भाई कौन थे? तो हुमायूं से छोटा कामरान, कामरान के पश्चात अस्करी, अस्करी के पश्चात में हिंदाल। कामरान और अस्करी जो थे ये गुलरुख बेगम के पुत्र थे, गुलरुख बेगम। और हुमायूं जो था वो महामा बेगम का पुत्र था। हिंदाल जो था ये दिलदार बेगम का पुत्र था, दिलदार बेगम, जबकि इनके पिता बाबर थे। पूछ ले कि कामरान और अस्करी की माता का नाम क्या था? तो गुलरुख बेगम। हिंदाल की माता का नाम दिलदार बेगम। और इनकी एक बहन थी जिसका नाम था गुलबदन बानो बेगम, गुलबदन बानो बेगम।
ये हुमायूं की बहन थी और इसी गुलबदन बानो बेगम ने ही हुमायूं की आत्मकथा हुमायूंनामा लिखी थी। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना कि हुमायूंनामा किसने लिखी थी। जो हुमायूं की आत्मकथा है, तो हुमायूं की आत्मकथा हुमायूंनामा हुमायूं की बहन गुलबदन बानो बेगम ने लिखी थी। अब बात हम ये करें कि इन्होंने अपने साम्राज्य को विभाजन जो किया था, अपने भाइयों के प्रति उदारता दिखाई थी, तो इन्हें कौन कौन से प्रांत दिए थे। तो हुमायूं ने कामरान को प्रांत दिया था, कंधार व काबुल, कि कंधार व काबुल क्षेत्र किस भाई को दिए थे, तो कामरान को दिया। अस्करी को संभल क्षेत्र दिया था, कि अस्करी को कौन सा क्षेत्र दिया, संभल, जबकि हिंदाल को दिया था मेवात का क्षेत्र। तो यह भी पूछ लिया जाता है कि हुमायूं ने कौन कौन से क्षेत्र अपने भाइयों को दिए थे। तो कामरान को कंधार व काबुल का क्षेत्र दिया, अस्करी को संभल का क्षेत्र दिया, हिंदाल को मेवात का क्षेत्र दिया। जबकि हुमायूं ने अपने भाइयों के प्रति इतनी उदारता दिखाई थी कि अपने चचेरे भाई, जिसका नाम था सुलेमान मिर्जा, जो इनका चचेरा भाई था, सुलेमान मिर्जा कौन थे, तो चचेरा भाई। चचेरा भाई का मतलब बाबर के भाई का पुत्र। इसे इन्होंने बंद खसा की जागीर प्रदान की थी। ध्यान रखना, हुमायूं शासक बनने से पहले बंद खसा का ही सूबेदार था और बाद में यह क्षेत्र किसे दे देता है, अपने भाई सुलेमान मिर्जा को दे देता है। जब इनको आवश्यकता होती है हुमायूं पर, जब शेरशाह का अधिकार हो जाता है, शेरशाह सूरी का, जिनका बचपन का नाम फरीद खां होता है, तो हम शेरशाह सूरी का एक अलग से वीडियो बनाएंगे, उसके अंदर शेरशाह सूरी की पूरी चर्चा करेंगे। उस वक्त के अंदर इन भाइयों ने हुमायूं का साथ नहीं दिया था और हुमायूं ने अपनी जिंदगी में सबसे बड़ी गलती यही की थी कि अपने साम्राज्य का विभाजन करके, अगर कोई विस्तृत साम्राज्य अपना विभाजन कर देता है तो उसकी शक्ति कमजोर हो जाती है, क्योंकि सेना वगैरह वगैरह सब सारी क्या हो जाती है, कम हो जाती है और पास में से सत्ता कम हो जाती है। तो हुमायूं ने यही कार्य किया था, अपने पिता के कहने पर अपने भाइयों के अंदर प्रांतों को विभाजित कर दिया। अब हम ये पढ़ेंगे कि हुमायूं ने कहां कहां पर अभियान चलाए थे। तो हुमायूं ने सबसे पहला जो अभियान चलाया था वो कलिंजर पर चलाया था, कलिंजर पर अभियान। और कलिंजर पर अभियान कब चलाया, तो 1531 ईस्वी। कि यह शासक बना था कब, 1530 ईस्वी। ऐसा ही मानो कि 1531 में ही बना, क्योंकि 1531 के अंदर आने के लिए दिन तो बचे थे 2, क्योंकि यह शासक बना है 30 दिसंबर 1530 को, 31 दिसंबर फिर 1 जनवरी 1531। तो शासक बनते ही इसने सबसे पहले जो अभियान चलाया वो कालिंजर पर चलाया था। और यहां का जो शासक था वो प्रताप रुद्रदेव था, प्रताप रुद्रदेव। इसने काफी समय तक हुमायूं ने कलिंजर दुर्ग की घेराबंदी रखी थी। और यहां पर अभियान क्यों चलाया तो प्रताप रुद्र जो था वो अफगानों के साथ में संधि कर चुका था, अफगानों के साथ में इसकी मित्रता थी। और अफगानों के अंदर हमने पढ़ा था कि बाबर ने जो 5वां अभियान चलाया था, घाघरा का युद्ध जो किया था, वह अफगानों के विरुद्ध था। बहलोल लोदी का भाई था मोहम्मद लोदी, उसे उसने हराया था। और प्रताप रुद्रदेव की मित्रता थी मोहम्मद लोदी के साथ में, इसलिए इन्होंने सबसे पहले अभियान जो चलाया वो कालिंजर पर चलाया था। किंतु इसने काफी समय की घेराबंदी के पश्चात भी कालिंजर पर अधिकार नहीं किया, क्योंकि प्रताप रुद्रदेव ने इसे कुछ धन दे दिया था और वह धन लेकर के ये वापस आ जाता है, ये अधिकार नहीं करता। यही इसकी क्या होती है, गलती होती है। तो ध्यान रखना, कालिंजर पर अभियान प्रताप रुद्रदेव से धन लेकर के वापस आ गया, धन लेकर वापस लौटा। फिर दूसरा जो अभियान है वो है दोहराई का युद्ध। दोहराई का युद्ध या कई जगह आ जाता है दोहरिया का युद्ध। तो दोहराई का जो युद्ध होता है यह 1532 ईस्वी में होता है। अब ये दोहरिया का युद्ध किसके विरुद्ध होता है, तो अफगानों के विरुद्ध होता है, अफगान शासक मोहम्मद लोदी के विरुद्ध में होता है। तो दोहरिया का युद्ध जो इसने दूसरा अभियान चलाया यह किसके विरुद्ध चलाया, तो
अफगान शासक महमूद लोदी को हराया। कि दोरिया के युद्ध के अंदर हुमायूं ने किसे हराया था? तो अफगान शासक मोहम्मद लोदी को हराया था। इसके पश्चात में बाद में ये चुनारगढ़ का घेरा करता है, चुनारगढ़ का घेरा। और चुनारगढ़ का घेरा भी कब करता है? 1532 ईस्वी। अब चुनारगढ़ के घेरे के अंदर भी यही कहानी दोहराता है जो कलिंजर के अंदर की थी, कि यहां पर भी ये घेराबंदी करता है और यहां पर जो शासक होता है वो शेर खां होता है। अब शेर खां कौन था? तो शेर खां मोहम्मद लोदी का ही सेनापति था और इसी शेर खां ने बाद में शेर शाह की उपाधि धारण की, जिसे हम इतिहास में शेर शाह सूरी के नाम से जानते हैं। और 1540 में अफगान वंश सूरी वंश की स्थापना करता है शेर खां सूरी। तो इसी ने क्या नाम रखा था? शेर शाह सूरी। तो चुनारगढ़ का जब घेरा करता है तो यहाँ का शासक कौन होता है? तो शेर खां यहाँ का क्या होता है? शासक होता है। किंतु इसके साथ में भी ये संधि कर लेता है हुमायूं। यही इसकी गलती होती है कि इस समय के अंदर ये चुनारगढ़ पर अधिकार नहीं करता, क्योंकि अगर चुनारगढ़ पर अधिकार कर ले तो वापस इनका विद्रोह ही नहीं होता। लेकिन ये यहां पर क्या कर लेता है? संधि कर लेता है अफगानों के साथ में। और शेर खां इसके साथ में संधि करके शेर खां अपने पुत्र कुतुब खां को हुमायूं की सेवा के अंदर भेज देता है। तो ध्यान रखना, शेर खां शासक को हराता है किंतु अधिकार नहीं करता। क्या नहीं करता है? किंतु अधिकार नहीं करता, किंतु अधिकार नहीं करता। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि शेर खां अपने पुत्र कुतुब खां को हुमायूं की सेवा में भेजता है। कि चुनारगढ़ का जब ये 1532 ईस्वी के अंदर घेराबंदी करता है तो कुछ समय के लिए घेराबंदी रहती है और शेर खां बाद में इसके साथ में संधि कर लेता है और अपने पुत्र को कुतुब खां को इनकी सेवा के अंदर भेजता है और यहां से संधि हो जाती है। फिर चौथा जो इसका अभियान होता है वो गुजरात पर होता है। गुजरात का शासक बहादुर शाह होता है। तो चौथा अभियान गुजरात पर अधिकार, गुजरात पर अधिकार। और गुजरात पर अधिकार कब करता है? तो 1535 से 1536 ईस्वी। अब ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। गुजरात का अधिकार, गुजरात का जो शासक होता है वो बहादुर शाह होता है। बहादुर शाह पर ये क्या करते हैं? अधिकार कर लेते हैं। बहादुर शाह पर अधिकार, यानी कि गुजरात पर अधिकार कर दिया जाता है। कब करते हैं? 1535 और 36 में गुजरात व मालवा दोनों पर अधिकार कर लेता है हुमायूं। अब यहां से कहानी क्या होती है देखो, कि ये जो गुजरात का शासक होता है बहादुर शाह, इसने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया था। चित्तौड़गढ़ राजस्थान के अंदर था। कल हमने जो पढ़ा था खानवा का युद्ध, तो वो भी मेवाड़ के चित्तौड़गढ़ रियासत थी। मेवाड़ रियासत में चित्तौड़गढ़, वहां का शासक था राणा सांगा। राणा सांगा को बाबर ने हराया था खानवा के युद्ध में 1527 के अंदर। तब बाबर ने राणा सांगा की पत्नी, जिनका नाम था कर्णावती को अपनी हिंदू पुत्री घोषित किया था। बाबर ने उसे अपनी पुत्री घोषित किया। तब उस समय में राणा सांगा के पश्चात 1528 के पश्चात में विक्रमजीत शासक बनता है, जो राणा सांगा का पुत्र होता है। विक्रमजीत के समय के अंदर ही बहादुर शाह बलवीर के कहने पर चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण करता है। तब जो मेवाड़ की जो महारानी होती है, राजमाता होती है कर्णावती, वह हुमायूं के पास में राखी भेजती है।
भाई के पास में। कारण क्यों? क्योंकि बाबर कर्णावती को अपनी पुत्री घोषित करता है और ये बाबर का पुत्र होता है, तो ये दोनों भाई बहन हुए। तो उसने बहादुर शाह से रक्षा के लिए इसके पास में राखी भेजी जाती है हुमायूं के पास में, किंतु बहादुर शाह भी हुमायूं के पास में एक पत्र लिख देता है जिसमें जिहाद का नारा देता है। यह कहता है कि मैं इस्लाम धर्म की रक्षा के लिए युद्ध कर रहा हूं, ये एक धर्म युद्ध है। तो ये हुमायूं इस युद्ध में चित्तौड़गढ़ के लिए कर्णावती की सहायता के लिए नहीं पहुंचता है। जब इसे बाद में पता चलता है कि वहां पर जिहाद के लिए नहीं, बलवीर को शासक बनाने के लिए वह गया था, तब हुमायूं 1535 और 36 के अंदर गुजरात पर आक्रमण करता है और बहादुर शाह को हरा करके गुजरात और मालवा पर अधिकार करता है। किंतु ज्यादा समय तक हुमायूं अधिकार नहीं कर पाता। 1 वर्ष के पश्चात में ही गुजरात व मालवा पुनः स्वतंत्र हो जाते हैं। इसके पश्चात में ये जो अभियान चलाता है, ये पुनः अभियान चलाता है चुनारगढ़ पर अधिकार, चुनारगढ़ पर अधिकार। और चुनारगढ़ पर अधिकार कब करता है? 1538 ईस्वी के, कि ये जो चुनारगढ़ था बिहार के अंदर, इस चुनारगढ़ पर शेर खां शासक था। शेर खां ने बाद में क्या किया, धीमे धीमे अपनी शक्ति को बढ़ाने लग गया और बंगाल से बिहार, बिहार से अवध तक आ गया। अवध तक जब आया तो हुमायूं को यह पता चला कि वह अपनी शक्ति को बढ़ा रहा है, तब ये पुनः चुनारगढ़ पर आक्रमण करता है और चुनारगढ़ के अंदर शेर खां को हरा करके चुनारगढ़ पर अधिकार कर लेता है। शेर खां को हराता है और शेर खां को हरा करके ये चुनारगढ़ पर अधिकार कर लेता है। उसके पश्चात में ये बिहार पर अधिकार करके आगे बढ़ता है और आगे बंगाल पर भी अधिकार कर लेता है। हुमायूं बिहार से बंगाल की ओर बढ़ता है, क्योंकि शेर खां बिहार से बंगाल की ओर चला जाता है, तो ये भी पीछे पीछे जाता है हुमायूं और बंगाल पर भी क्या कर लेता है, अधिकार कर लेता है। तो ये ध्यान रखना, 1538 के अंदर चुनारगढ़ पर भी हुमायूं अधिकार करता है तथा बाद में बंगाल पर भी अधिकार कर लेता है, बंगाल पर अधिकार। अब बंगाल पर अधिकार करने के पश्चात में एक घटना और घटित होती है आगरा के अंदर। तो यहां वाला एक बार मिटा रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि हम आगे और बढ़ा सके हुमायूं से संबंधित। अब जैसे ही हुमायूं बिहार पर अधिकार करते हुए आगे बंगाल की ओर बढ़ता है, बंगाल पर जब अधिकार कर लेता है तो उसी समय के अंदर आगरा के अंदर हुमायूं का ही छोटा भाई हिंदाल स्वयं को बादशाह घोषित कर देता है, स्वयं को बादशाह घोषित करता है। तो अब इधर आगरा के अंदर इनका छोटा भाई जो हिंदाल होता है वो स्वयं को घोषित कर देता है बादशाह, और हुमायूं कहां पर गए हुए होते हैं, बंगाल गए हुए होते हैं। और बंगाल से जैसे इनके पास में सूचना मिलती है कि भाई आगरा के अंदर तो हिंदाल ने स्वयं को बादशाह घोषित कर दिया है और वह स्वयं शक्ति अपने हाथ के अंदर ले रहा है, सत्ता अपने हाथ में ले रहा है, तब यह वापस बंगाल से आगरा की ओर रवाना होता है। किंतु बंगाल से जब आगरा की ओर रवाना होता है तो बीच में शेर खां ये रोक लेता है, और कहां पर रोकता है, तो चौसा के मैदान के अंदर रोक लेता है। चौसा कहां पर है, तो गंगा नदी के पास वाला क्षेत्र जहां पर ये रोक लेता है। तो बाद में जो युद्ध होता है, इसका इंपॉर्टेंट छठा जो युद्ध होता है वो होता है चौसा का युद्ध, चौसा का युद्ध। और चौसा का युद्ध कब होता है, तो 1539 ईस्वी के अंदर होता है, कि 1539 ईस्वी के अंदर चौसा का युद्ध होता है। किनके मध्य होता है, तो इसी शेर खां के मध्य होता है। यहां पर घटना यह घटित होती है कि ये दोनों सेना काफी समय तक आमने सामने खड़ी रहती है। एक तरफ तो होती है शेर खां की सेना, दूसरी ओर होती है हुमायूं की सेना। यह काफी समय तक एक दूसरे के सामने खड़ी रहती है। वर्षा ऋतु का समय आ जाता है और यह युद्ध जून के अंदर शुरू होता है, जून 1539 के अंदर। तब वर्षा के कारण नदियों के अंदर पानी भर जाता है और उसी समय के अंदर शेर खां हुमायूं पर आक्रमण करता है, जिसमें हुमायूं की सेना हार जाती है। शेर खां इस युद्ध के अंदर विजयी होता है
जब शेर का इस युद्ध के अंदर विजय हो जाता है तो ये इतिहासकार के द्वारा कहा जाता है कि हुमायूं अपने घोड़े सहित ही नदी के अंदर कूद जाता है। जब नदी में कूदता है तो एक भिश्ती जो होता है वो इनकी जान बचाता है और जान बचाने के पश्चात ये दिल्ली की ओर रवाना होते हैं। तो ध्यान रखना, चौसा का जो युद्ध होता है, इस चौसा के युद्ध में शेर खां की विजय होती है। शेर खां की क्या होती है? विजय है। और हुमायूं अपनी जान बचाने के लिए नदी में कूद जाता है। ये ध्यान, हुमायूं अपनी जान बचाने के लिए नदी में कूद जाता है। इसके पश्चात में जो युद्ध होता है वो होता है कन्नौज का युद्ध, कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध, कन्नौज या बिलग्राम का। और यह युद्ध होता है 1540 ईस्वी के। और इस युद्ध के पश्चात में हुमायूं को दिल्ली व आगरा छोड़नी पड़ती है और दिल्ली और आगरा पर शेर शाह सूरी अधिकार कर लेता है। एक बात और ध्यान रखना, जब चौसा के युद्ध के अंदर शेर खां युद्ध में विजयी होता है तभी शेर खां शेर शाह की उपाधि धारण करता है। किसकी उपाधि धारण कर लेता है? शेर शाह की उपाधि चौसा के युद्ध के पश्चात करता है। बाकी मैंने पहले भी कहा था, अभी कह रहा हूं, शेर शाह के बारे में जितने भी क्वेश्चन है वो हम अलग से बनाएंगे। शेर खां के 1540 से 45 तक का जीटी रोड सुना होगा, जीटी रोड का निर्माण करवाने वाला भी शेर खां ही होता है। यही अपने सिक्कों के ऊपर देवनागरी लिपि के अंदर नाम लिखवाता है, वह भी शासक शेर शाह सूरी होता है, जिसका इतिहास हम अलग एक वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। तो ये जो कन्नौज में बिलग्राम का जो युद्ध होता है 1540 के अंदर, इसमें हुमायूं की हार होती है और हुमायूं इस युद्ध के पश्चात में सिंध की ओर चला जाता है। हुमायूं की हार होती है, वह सिंध की ओर चला जाता है, सिंध की ओर चला जाता है। अब 1540 ईस्वी के अंदर दिल्ली व आगरा पर अधिकार कर लेता है शेर शाह सूरी और यह चला जाता है कहां पर? सिंध। तो पहला जो हुमायूं का टाइम पीरियड होता है यह होता है, ध्यान रखना, 1530 से लेकर के 1540। फिर 15 वर्ष तक यह सिंध प्रांत के अंदर रहता है। 1540 में अपने साम्राज्य को खो देने के पश्चात अब आगे की कहानी पढ़ते हैं कि इन्हें 15 वर्ष के अंदर इन्होंने क्या किया था। तो 1541 ईस्वी के अंदर, 1541 में अगस्त 1541 में हिंदाल के गुरु मीर अली की पुत्री हमीदा बानो बेगम से विवाह किया कि 1540 ईस्वी के अंदर हुमायूं के कन्नौज या बिलग्राम युद्ध के अंदर हारने के पश्चात ये सिंध प्रांत के अंदर गए और वहां पर हिंदाल के गुरु मीर अली की पुत्री हमीदा बानो बेगम के साथ में इन्होंने अगस्त 1541 में विवाह किया। और हमीदा बानो बेगम से ही उत्पन्न पुत्र है अकबर, जो हम अलग से पढ़ेंगे अकबर को कि अकबर का जन्म कब हुआ। 1542 में हुआ। कहां पर हुआ? अमरकोट के अंदर हुआ। एक राजपूत शासक के घर हुआ, वेरीसाल के घर में उनका जन्म हुआ। तो अकबर, हम हुमायूं के पश्चात अकबर से संबंधित जितने क्वेश्चन है वो इनमें पढ़ेंगे। सिर्फ इसके अंदर केवल और केवल हम हुमायूं के बारे में चर्चा करेंगे। तो इन्होंने सिंध में जाने के पश्चात जो हिंदाल के गुरु थे उनकी पुत्री के साथ में विवाह किया। फिर इन्हें अब वापस ये ईरान के क्षेत्रों के अंदर गए हुए थे, वहां पर अब ये वापस अपने भाइयों से मदद मांग रहे हैं, कामरान और अस्करी। तो कामरान कौन था? जिसको इन्होंने काबुल व कंधार दिया। और अस्करी कौन थे? जिनको इन्होंने संभल दिया। तो उनसे ये वापस सहायता मांग रहे हैं कि भाई अब मुझे आवश्यकता है मेरे साम्राज्य के लिए, किंतु वो सहायता नहीं करते। जब सहायता नहीं करते तब इनकी सहायता करता है, ध्यान रखना, ईरान का शासक शाह है।
ईरान का शासक होता है शाह, वो हुमायूं की क्या करता है, सहायता करता है। शाह हुमायूं की सहायता करता है। तब कहा जाता है कि इन्हीं की सहायता से हुमायूं सबसे पहले काबुल व कंधार पर अधिकार करता है, अपने भाई कामरान को वहां से हटा करके। और यह भी कहा जाता है कि कामरान की दोनों आंखें निकलवा लेता है हुमायूं, और बाद में उसे मक्का के लिए भेज देता है, मक्का मदीना की तीर्थ यात्रा पर। और दूसरा जो भाई था अस्करी, अस्करी को भी ये जेल में बंद करवा देता है, और बाद में उसे भी मक्का भेज देता है। तो भाई बचा एक, वो कौन सा, हिंदाल। और हिंदाल 1551 ईस्वी के अंदर युद्ध करते हुए मारा जाता है। तो भाई बचा अकेला कौन, हुमायूं। और हुमायूं यहाँ पर शाह की सहायता से उन्हें अपने साम्राज्य के अंदर वृद्धि करता है। और बाद में जैसे ही इसे पता चलता है कि भारत के अंदर शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है, इनके पुत्र की भी मृत्यु हो जाती है, तब ये पुनः भारत की ओर बढ़ते हैं। और भारत के अंदर 1555 ईस्वी के अंदर पुनः ये मच्छीवाड़ा का युद्ध करते हैं अफगानों के विरुद्ध में। क्योंकि भारत के अंदर हुमायूं के पश्चात में सत्ता जो संभाली थी, वो किसने संभाली थी, तो अफगानों ने संभाली थी। क्योंकि शेरशाह सूरी क्या था, अफगान था। तो यहां पर जब वापस आ रहे हैं तो वापस भी इनको मुकाबला करना पड़ा, किससे, अफगानों से। तो 15 वर्ष के पश्चात 1555 में ये पुनः भारत की ओर आते हैं और सबसे पहले पंजाब क्षेत्र पर अधिकार करते हैं। तो बाद में हम देखते हैं इनका पुनः अभियान की वापस कौन कौन से अभियान हुए थे। तो सबसे पहला था मच्छीवाड़ा, मच्छीवाड़ा का युद्ध। और मच्छीवाड़ा का युद्ध होता है मई 1555। मई 1555 ईस्वी के अंदर ये मच्छीवाड़ा का युद्ध करते हैं। और इस युद्ध के अंदर ये अफगानों को हराते हैं और पंजाब क्षेत्र पर अधिकार कर लेते हैं। अफगानों को हराकर पंजाब क्षेत्र पर अधिकार। इनके पश्चात में, ये मई के पश्चात में जून में सरहिंद का युद्ध करते हैं। सरहिंद का युद्ध। और सरहिंद का युद्ध होता है जून 1555। और इस समय के अंदर ये अफगान शासक सिकंदर सूर के साथ में युद्ध करते हैं और सिकंदर सूर को हराते हैं। अफगान शासक होता है सिकंदर सूर, इस सिकंदर सूर को हराते हैं तथा पुनः दिल्ली पर अधिकार करते हैं। तो हुमायूं ने पुनः मुगल वंश की स्थापना कब की थी, 1555 ईस्वी में। किसको हरा करके, सिकंदर सूर को हरा करके। और इस समय के अंदर जब सरहिंद का युद्ध होता है, सरहिंद के युद्ध के समय में हुमायूं का सेनापति कौन होता है, तो हुमायूं का सेनापति होता है बैराम खां। यह भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि सिकंदर सूर से युद्ध कौन करता है हुमायूं की तरफ से, तो बैराम खां करता है। कि हुमायूं का सेनापति कौन होता है, तो बैराम खां होता है। ये वही बैराम खां है जिसको अकबर खान बाबा के नाम से पुकारता है और अकबर का 4 वर्ष तक संरक्षण करते हैं। 1556 से 1560 तक बैराम खां अकबर का संरक्षण करते हैं, ये ध्यान रखना। फिर ये जब सत्ता स्थापित कर लेते हैं तो अब खुद स्थायित्व होने के पश्चात भी ये ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह पाते। 1556 में इनकी मृत्यु हो जाती है। बीच में इन्होंने एक कार्य करवाया था 1533 ईस्वी के अंदर, कि 1533 में दिल्ली के अंदर दीन पनाह महल की स्थापना करवाई थी। दीन पनाह महल में एक पुस्तकालय 1533 ईस्वी में दिल्ली में दीन पनाह महल की स्थापना करवाई थी। कि 1533 के अंदर तो दिल्ली में किस महल की स्थापना करवाई,
तो दीन पनाह महल की स्थापना करवाई। और इसी दीन पनाह महल के अंदर शेर शाह सूरी ने जब 1540 में अधिकार किया तो शेर शाह सूरी ने इस दीन पनाह महल के अंदर एक पुस्तकालय का निर्माण करवाया और उसका नाम शेर मंडल रखा। तो ध्यान रखना, दीन पनाह महल के अंदर ही एक क्या था, पुस्तकालय था, जिसका निर्माण कौन करवाता है, शेर शाह सूरी। और उस पुस्तकालय का नाम क्या था, तो शेर मंडल था। इसी शेर मंडल से 1556 ईस्वी के अंदर हुमायूं इस पुस्तकालय की सीढ़ियों से घिर करके मर जाते हैं। तब एक इतिहासकार होता है जिसका नाम है लेनपुल, इतिहासकार लेनपुल। ये लेनपुल कहते हैं कि हुमायूं अपनी पूरी जिंदगी के अंदर लड़खड़ाता रहा और जब ये मृत्यु को प्राप्त हुआ तब भी ये लड़खड़ाता हुआ ही मरा था। तो ये ध्यान रखना कि किस शासक के बारे में ये कहा गया कि वह अपनी संपूर्ण जिंदगी भी लड़खड़ाता रहा। तो ये संपूर्ण जिंदगी कभी तो अपने भाइयों की वजह से, तो कभी इधर उधर साम्राज्य की स्थापना स्थायित्व के लिए, तो ये इधर से उधर भटकता रहा था। और जब ये मरा तब भी पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरता हुआ मरा था। तब लेनपुल कहता है कि हुमायूं अपनी जिंदगी के अंदर भी लड़खड़ाता रहा तथा मरते वक्त भी लड़खड़ाता हुआ ही मरा था। ये बात किसने कही थी, तो लेनपुल ने कही थी। नेक्स्ट ध्यान रखना, हुमायूं ने एक विद्यालय की स्थापना करवाई थी दिल्ली के अंदर जिसका नाम था मदरसा ए बेगम। मदरसा ए बेगम विद्यालय की स्थापना कौन करवाता है, तो ये मदरसा ए बेगम विद्यालय की स्थापना दिल्ली के अंदर हुमायूं करवाता है। हुमायूं ज्योतिष पर विश्वास करता था कि हुमायूं किस पर विश्वास करता था, तो ज्योतिष पर विश्वास करता था। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मुगल बादशाहों में कौन सा शासक था तो ज्योतिष पर विश्वास करता था अपने लक के लिए, तो वह कौन था, हुमायूं था। यह 7 दिन अलग अलग रंग के वस्त्र धारण करता था, कारण इन ज्योतिष के चक्रों में कि भाई मेरा लक चेंज हो जाएगा, मैं शासक बन जाऊंगा। और जब शासक बना तो ज्यादा समय तक नहीं रहा, लेकिन फिर भी ये ध्यान रख लेना कि ज्योतिष पर विश्वास करने वाला शासक कौन सा था, मुगल बादशाह कौन सा था, तो वह कौन सा था, हुमायूं था। तो ये हो गया हुमायूं से संबंधित क्वेश्चन। चाहे आप किसी भी कंपटीशन का एग्जाम दे लीजिएगा, हुमायूं के अगर प्रश्न आया तो इनसे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं आएगा कि इसने कुल कितने अभियान किए, कहां पर अधिकार किया, कहां संधि की, किसके साथ में हुआ, कितने समय तक ये भारत से बाहर रहे, इनकी जान किसने बचाई थी, ये सब सारे इनके भाई कौन कौन थे, कौन कौन सा प्रांत इनको दिया गया, तो ये सब सारा इसके अंदर कंप्लीट हो गया। हुमायूं की आत्मकथा का नाम क्या था, जिसकी रचना किसने की थी, तो ये सब सारे हो गए यहाँ पर कंप्लीट। तो बाकी हम पढ़ेंगे कल, और कल हम पढ़ेंगे शेर शाह सूरी का जो बीच के अंदर शासक रहते हैं 1540 से 45 तक, और दिल्ली पर 1555 तक अफगानों का अधिकार रहते हैं। तो कल का जो वीडियो होगा वो सूरी वंश से संबंधित रहेगा।